शिक्षा को इस तरीके से गुणवत्ता पूर्वक बनाने की जरूरत है और जिस तरीके से सिलेबस वो बना हुआ है इस समय की केवल रट लो और पास हो जाओ, आदमी का बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। सनातन क्रांति की ओर, संपूर्ण क्रांति की ओर का नारा जंतर मंतर पे गूंज रहा है। जानेंगे इनसे कि इनके कहने का तात्पर्य क्या है। इन्होंने जो विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है कि नैतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, न्यायिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति देश में करनी है तो सनातन में क्रांति करनी होगी या सनातन क्रांति की ओर जाना होगा। क्या विषय है और क्यों आए हैं जंतर मंतर पे? सर, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम गौरव कांत शर्मा है। हम आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, शुरू हुआ है आज से हमारा। और ये आंदोलन, ये भारतीय आंदोलन परिषद के तत्वाधान में सारा कुछ शुरू हुआ है। अभी तक सारे लोग संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या होना चाहिए ये उनको मालूम ही नहीं है, तो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। जयप्रकाश ने भी नारायण देव, उन्होंने सॉल्यूशन तो नहीं दिया ना। उन्होंने दिया और उनकी बात को लोग समझ नहीं पाए, तो उस चीज को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्रांति का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? क्रांति का मतलब है सुधार की ओर प्रयत्न करना। क्रांति का मतलब जो मुझे पता है कि आंदोलित होना किसी चीज के लिए। सुधार जब तक आप आंदोलित नहीं होगे तो सुधार कैसे करोगे? नहीं, तो आंदोलित होगे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुस्सा। आंदोलन का मतलब गुस्सा नहीं है। हाँ, आंदोलन का मतलब है सामूहिक रूप से प्रयास करना। अच्छा, आंदोलन का मतलब सामूहिक रूप से प्रयास करना। आंदोलन का मतलब केवल, या क्रांति का मतलब हिंसा वगैरह से जोड़ दिया जाता है, वो गलत है। अलग जगाना। हाँ, अलग जगाना, बदलाव की एक शुरुआत, वो है एक क्रांति। अच्छा, ये आपके शब्दों में जो है। लेकिन अब तक जितनी भी क्रांतियां पड़ी हैं उसमें क्रांति हमेशा किसी न चीज, किसी के विरोध में उत्पन्न होती है। और उसमें जब क्रांति, सनातन में कभी क्रांति का मतलब मैं समझा नहीं। एक्चुअली ये सामाजिक क्रांति है। संपूर्ण क्रांति की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत से पहलुओं पे क्रांति की मतलब बदलाव की जरूरत है। जैसे बदलाव होंगे, जैसे सामाजिक पतन जो होता जा रहा है, हमारी जो वास्तव में पुरानी जो धारणाएं थी, जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक संपन्न थी, उसको लोग भुला बैठे। अब इसलिए समाज के सुधार के लिए भी काम करना, तो सामाजिक क्रांति कहलाई जाएगी। मैं आप बात करूंगा नैतिक क्रांति की बात कर रहे हैं। नैतिकता से तात्पर्य क्या है? क्योंकि सबकी परिभाषा अपनी अलग अलग होती है, धर्मों के अनुसार भी अलग होती है। कोई किसी के धर्म में कोई काम नैतिक होता है, किसी के धर्म में अनैतिक होता है। तो ये तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और इस पे सब लोग एक मत कैसे हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नैतिक क्रांति की बात जहाँ तक हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि जो समाज के लिए जो चीजें उपयोगी हैं। दूसरी बात ये तो सही का, प्रकृति में कोई चीज किसी के लिए लाभकारी है, किसी के लिए हानिकारक है, लेकिन समाज के लिए जो लाभदायक है। अब एक समाज के लिए लाभदायक होगा, जैसे मैं रिजर्वेशन, एक ही होता है। नहीं, समाज भी अलग अलग नहीं, वही गड़बड़ हो रही है। समाज के लिए जैसे शुद्ध वायु, हाँ, ये तो सभी के लिए उपयोगी है ना। समाज से तात्पर्य क्या? हाँ, तो समाज का मतलब है जो एक मानव समुदाय और समाज में थोड़ा फर्क है। मानव समुदाय शब्द होना चाहिए। समाज को एक पूरी समाज का मतलब होता है अलग अलग कम्युनिटी। नहीं, यही गड़बड़ हो गया ना। यही समाज गड़बड़ होगी कि हमने समाज को अलग अलग रूपों में विखंडित कर दिया कि ये हिंदू समाज, ये मुस्लिम, ऐसा नहीं है। समाज का मतलब मानव समाज। अच्छा, आपका तात्पर्य ये है कि कम्युनिटी से नहीं है, समाज का समाज का संबंध ही मानव से था। मानव और मानव के उपयोगी जो भी प्राकृतिक जीव जंतु हैं वो सब समाज का हिस्सा है। अभी हमने केवल कुछ लोगों के समूह को समाज कहना सुना। नैतिक क्रांति का तात्पर्य आप ये कह रहे हो कि जो समाज के लिए उपयोगी है, जो मनुष्य के लिए और जो प्रकृति अनुकूल चीजें चले। एक्चुअली हम प्रकृति का दोहन ना करें, वो भी नैतिक शिक्षा में ही आता है, नैतिक क्रांति का हिस्सा बनेगा। लोग पेड़ काट रहे हैं जबरदस्ती, तो ये भी एक नैतिक क्रांति का हिस्सा बनेगा। उसको आप पर्यावरण और विभिन्न चीजों में तोड़ सकते हैं, लेकिन हमने एक मूल जो जड़ है परिवर्तन की। धार्मिक क्रांति से क्या तात्पर्य है आपका? क्योंकि धार्मिक क्रांति असल में धर्म की परिभाषा भी बहुत विस्तृत है और अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं। पहले धर्म बता दीजिए, धर्म क्या होता है? धर्म का मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो निःश्रेयस की सिद्धि कराए तो वो धर्म है। मतलब मोक्ष, मतलब अपने उत्थान के लिए काम करना।
अपने उत्थान के लिए अपने तो सभी- अपना उत्थान मतलब किसी का नुकसान करके उत्थान नहीं, ये समझने की, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाए, यानी हमारे लिए हम वो कार्य करें जहाँ से हम ईश्वर आप में तो परलोक वाली बात कर गए, अब दुनिया समाज की बात करो ना, या जो मोक्ष का मतलब इन लोग गलत ले जाते हैं ना हाँ। कि भगवान में बिलीव हो जाए। हाँ। मोक्ष का मतलब ये है कि जो हमारे लिए कुछ भी अप्राप्त ना हो, हमारे अंदर कोई लोभ लालच वगैरह जैसी चीजें ना हो। तो क्रांति भी नहीं होगी फिर हमारे हाँ, अंदर। तो ये नहीं थी ना, हम क्रांति भी खत्म हो गई फिर। संतोषी जीवन में बढ़े ना, हम लोग एक दूसरे की चीजों को छीन, हम जो कुछ फिर करें क्रांति की जरूरत ही क्या है? पड़ेगी नहीं ना, उस तरफ जाने के लिए ही तो क्रांति की जरूरत है। अच्छा, अभी क्रांति अभी करेंगे, है नहीं ना। ये क्रांति उस क्रांति को उस खत्म तरफ कर देगी, बढ़ेगी। मतलब वो क्रांति हमारा एक और धर्म से धार्मिक चीजों की तरफ और भी बता दूं, धार्मिक क्रांति के पीछे जो कारण है, सीन ये है कि जो हमारा प्राचीन साहित्य है, धार्मिक साहित्य, उसको विकृत किया गया और लोगों के बीच में गलत तरीके से उसको प्रेजेंट धर्म किया की गया। जो मैं परिभाषा जानता हूँ सहज धार्मिक का, साहित्य। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि धर्म पे हम लोग अटके हुए थे। धर्म का जो मैं समझता हूँ, जो सनातन की तरफ जो धर्म की व्यवस्था है, उसमें कहते हैं सहज कर्म, जो आपका कर्म जा कहते भी है कि बिच्छू का धर्म है काटना, संत का धर्म है, इस तरह से यूज भी होता धर्म नहीं है ना। है। लेकिन आपने एक नई परिभाषा दी और मनुस्मृति स्मृति के अनुसार भी धर्म की बहुत सारी अलग परिभाषाएं, तो इतनी सारी धर्म की परिभाषाएं, तो एक नई परिभाषा उसको ही समझना होगा। जो अगर हम ये समस्या यही हुई ना, इसीलिए हम धार्मिक क्रांति की बात कर रहे हैं। जो फिर हमारा से साहित्य को लिखा जाना चाहिए, नहीं, उसका सही रूप प्रस्तुत करना चाहिए। तो सही और गलत क्या होता है? साहित्य तो लिखा जा चुका सही है, गलत क्या होता है उसका उसका अलग विचार है। इंटरप्रिटेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन वो गलत है। आध्यात्मिक क्रांति से जी, क्या बात कर रहे हैं? आध्यात्मिक क्रांति तो अपने अंदर की जो गंदगी है, अपने अंदर को जो अपने उत्थान, आत्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मतलब आप अपने आप को कैसे बेहतर करें। अगर आप खुद ही बेहतर हो जाएंगे, खुद ही में उतर के पा जा स्वराज जिंदगी, अगर तू अपना ना हो सक, किसी और का ना हो सका तो अपना तो बन। जब ये बात आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने अंदर आदमी अगर व्यवस्थित रहेगा, अनुशासित रहेगा और सही रहेगा, सही कर्म करेगा, तो किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। आध्यात्मिक क्रांति मुझे लगता है सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। अच्छा, शैक्षणिक क्रांति में क्या बात कर रहे हैं? शैक्षणिक क्रांति यह है कि अभी हमने ना शिक्षा को जिस तरीके से चल रहा है, मैकाले शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ चल रही है, उसको बदलाव की बहुत जरूरत है। तो उसी के लिए अभी क्या है ना, लोग जो है शिक्षा लेके रोजगार के पीछे भागना चाहता है। हमें शिक्षा को इस तरीके से गुणवत्ता पूर्वक बनाने की जरूरत है, और जिस तरीके से सिलेबस वो बना हुआ है इस समय कि केवल रट लो और पास हो जाओ, आदमी का बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा। तो उस तरीके की शिक्षा की जरूरत है। शैक्षणिक क्रांति का मतलब सिर्फ किसी मैकाले पद्धति का विरोध करना नहीं, है? विरोध नहीं है, लेकिन क्योंकि मैकाले वो पद्धति नहीं, मैकाले पद्धति हमारे हिंदुस्तानियों को कंट्रोल करने, उनके दिमाग को कुंद करने के लिए है। आप जब देखेंगे जिस तरीके का जब हमने रिसर्च की, ये बेरोजगार पैदा करती है, ये कहना चाह हाँ रहे हो? बिल्कुल, मतलब आदमी को बिल्कुल, ये आदमी ग्रेजुएट होके ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले ली, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी कहाँ डेवलप, मतलब कला कोई काम कला करना तो नहीं। कुछ निकला ही नहीं। हाँ, ओके, है ना, उसकी क्रिएटिविटी तो खत्म कर देती है। कहने का मतलब ये है कि उसको ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो उसके जीवन में अनुपयोगी है। अच्छा, आर्थिक क्रांति से क्या मतलब कह रहे हैं? आर्थिक क्रांति का ये है कि जिस समय आर्थिक विषमताएं जो समाज में फैली हुई हैं, उसको दूर करना। हमारे जो पूंजीपति हैं, 95% हिस्सा जो है एक कुछ ही घरानों पर है। पूरी जो आप कह रहे हैं जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन हो रहा है। हाँ, वो गलत तरीके से, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है और कुछ को दो तो आपने भी तो मोटा मोटा बताया, होगा कैसे? ये तो हुआ उसी का है प्रपोजल कि सरकार से ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको एक निश्चित मात्रा में देना चाहिए, हर नागरिक के लिए मिलना चाहिए। उसके लिए जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, जब सरकारें टैक्स लेती हैं तो उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि जो उसको जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना, बिजली, पानी, ये तो पूरा करे। शौक मौज के लिए वो अपना काम करेगा या अपनी और इच्छाएं पूरी करने के लिए काम करेगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी है, शिक्षा भी इस समय बहुत जरूरी हो गई है और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी। न्यायिक क्रांति से क्या तात्पर्य है आप? न्यायिक क्रांति में यह है कि साहब न्यायिक सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय आप देख सकते हैं न्याय व्यवस्था जो है भ्रष्ट आचरण को बंद करना चाहिए उसको, कि किसी को भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है
और जो बेचारा गरीब है वो तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। इंसान ही बैठे हैं, उनका भी परसेप्शन होता है ना। परसेप्शन होता है, लेकिन आप क्रमबद्ध तरीके से लो ना। अरे अब कल का ही उदाहरण ले लें, पवन खेड़ा जी को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करके जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का काम जमानत देना थोड़ी है, सेशन कोर्ट था जमानत देने के लिए, वहां जाएगा से। अब गरीब आदमी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं सकता, इसको न्यायिक भ्रष्टाचार कहेंगे, ये भ्रष्टाचरण है। दूसरी बात यह है कि संविधान को लागू करवाना, संविधान की जो ढांचा है उसको व्यवस्थित करना, ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और 15 साल कहे गए थे कि भारतीय भाषाओं में काम होना चाहिए, आज तक काम ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट खुद संविधान को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी चीजें। राजनीतिक क्रांति से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक क्रांति है कि पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जो संचालन बॉडी है, तो यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो पावर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हाँ जी, और जो पंचायत व्यवस्था हमारी थी और जो संविधान में भी उसकी व्यवस्था की गई है, उसको पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। तो अभी लागू नहीं है? नहीं है, नहीं है। कैसे लागू नहीं? नहीं, कहाँ है? ग्राम सभा को कहाँ अधिकार दिया? वित्तीय अधिकार तो दिया ही नहीं गया अभी तक। ग्राम सभा तो स्वयंभू है, उसके लिए ग्राम सभा को कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है, सारा कलेक्टेड तय करता है। तो एक सिस्टम है इकट्ठा करने का, तो स्वाभाविक अगर संविधान में जो प्रावधान दिए गए ग्राम सभा के लिए, जो अधिकार दिए गए, अभी तो लागू ही नहीं हो रहे, जबकि जो संसद ने बहुत गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा का दर्जा संसद से भी ऊपर है। लेकिन और संविधान ने बाकायदा उनको व्यवस्था दी है, जो प्रावधान लागू करने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक लागू ही नहीं हुई। ये केंद्रीय सत्ता ने उसको कब्जाए हुए है। तो हमारा है कि राजनीतिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो, ताकि ग्राम सभा में वो काम हो सके। देखिए, लगातार ये बातें उठती हैं, कुछ बातें विचार योग्य हैं कि ये पूरे सिस्टम को ही बदलने की बात कर रहे हैं। ये एक सिरा पकड़ेंगे तो दूसरा सिरा छूटेगा नहीं। ये व्यवस्थाएं इतनी उलझी हुई हैं, यूरोपीय व्यवस्थाएं हैं, जैसा इनका कहना है कि उसमें सब व्यवस्थाएं उल्टी चल रही हैं, और सनातन की ओर चलेंगे, क्रांति की ओर चलेंगे, तो सारी व्यवस्थाओं को फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा, उनकी रूपरेखा फिर से तय करनी पड़ेगी, और भारतीय संस्कृति के अनुसार उनको तय करना पड़ेगा, हमारी अपनी समझ के अनुसार उनको बनाना पड़ेगा। तभी विश्व का और देश का कल्याण होगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।